हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ चला रखी है, जिसकी आपकी आज की थर्ड क्लास है। इस सीरीज़ का आपका मेन मोटिव क्या है कि आपके स्कोर को क्या करना, एनरिच करना, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आप एक अच्छी स्कोर कर पाएँ। तो आज के आपके हैं 22 क्वेश्चन। तो आपको कमेंट में करना है जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे और जितने आप कर पाओगे उतना आपको स्कोर कमेंट में कर देना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यानी एक यहाँ पर हमारा एक चोर है और ये अपना एक पुलिसकर्मी है। बहुत खतरनाक पुलिसकर्मी बन रहा है। और कितनी दूरी से देखता है? 600 किलोमीटर, 600 मीटर की दूरी से। 600 किलोमीटर के तो कहाँ देख लेगा, 600 मीटर की दूरी से देखता है। और चोर भागने लगता है। अब चोर भागने लगेगा, अब ऐसे तो नहीं पुलिस की दिशा की तरफ भागेगा, उसके इधर भागेगा दूर उससे। उसका पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी भी उसका क्या करेगा? पीछा करेगा। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी स्पीड स्पीड की डायरेक्शन क्या है? स्पीड की डायरेक्शन क्या है? सेम। ये आपको ध्यान रखना है, स्पीड की डायरेक्शन क्या है हमारी? सेम है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें टाइम निकालना है। हमें स्पीड भी दी हुई है। चोर की कितनी दी हुई है हमें स्पीड? चोर की स्पीड हमें दी है 12 किलोमीटर और पुलिस की हमें कितनी दी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कराया था। तो आपका रिलेटिव स्पीड मैंने दो प्रकार की बताई थी। अगर आपकी डायरेक्शन स्पीड की क्या हो? सेम, तो आपकी स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट, यानी डिफरेंस लेंगे। और अगर आपकी स्पीड हो सेम डायरेक्शन में तो आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। और अगर आपके दो जो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। अब यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी अपनी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 माइनस 12 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी आ गई रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपका स्पीड तो आपको पता लग गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका डिस्टेंस क्या होगा? आपका डिस्टेंस क्या होगा? यही तो डिस्टेंस होगा 600 मीटर। पकड़ेगा, ध्यान से देखिए। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय। यानी पुलिसकर्मी कब ये 600 मीटर की दूरी तय कर कर इसके पास चला जाएगा, तभी तो इसे पकड़ पाएगा। दूर से तो ऐसे यानी स्पाइडरमैन की तरह से चिपका लेगा तो आपको यहाँ 600 मीटर ट्रैवल करवाना होगा। तो यानी 600 मीटर का गैप ये भरवाना होगा। यानी डिस्टेंस कितना कवर होगा? 600 मीटर। तो अब आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब नीचे ना बाई 18 लिखकर हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो अब इसे काट लीजिएगा। 5 से 3 से 6 पे गया और 5 से ये गया हमारा 12 पे। तो क्या आ गया? 120 गुणा 6। अब ये हमारा आया मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में यानी सेकंड में आया हमारा टाइम। मीटर पर सेकंड मतलब सेकंड में आया। हमें किस में निकालना है? मिनट में। तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो 6 से 2 पे कट गया तो बचा क्या? 12 मिनट का जो है हमारा समय लगेगा। तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको रिलेटिव कंसेप्ट, स्पीड का कंसेप्ट अगर पता है तो आप यहाँ देखो इतने कितनी तेज़ी से करोगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल और 15 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की चाल। यानी आपका क्या होगा? 15 माइनस 12। एक सेकंड में एक बार और बता देता हूँ, आप सीधा ऐसे करिएगा इसको। आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा 600 है और स्पीड कितनी है? 15 माइनस 12 यानी 3। और मिनट में करना, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कर लिया। अब मीटर पर सेकंड में है तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60। तो 0 से 0 पे गया, 6 से
10 पे, 5 से 2 पे और 3 से 6 पे। तो यानी आप इसे एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो, क्वेश्चन को उड़ाकर फेंक सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर यहाँ से होगा, अगर आप इसे यहाँ से ध्यान से देखोगे कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हुआ। सेम ट्रेन जैसे ही है, ट्रेन में वो सेम स्पीड डिफरेंट स्पीड में पार करने का कंसेप्ट कल हमने 2 क्लासों में करे हैं, हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं। वैसे ही आपका चोर पुलिस का कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए क्लियरेंस सेल ए साड़ी हुज मार्क प्राइस वाज इतना, यानी आपका मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 10,490 रुपये आपका ये मार्क प्राइस गिवन है। इज नाउ सोल्ड फॉर 9,441 रुपये, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस, सोल्ड की है ना, बेची है, 9,441 में बेची जा रही है, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस है, जो कि क्या है 9,441 रुपये। यानी मार्क तो ये किया था, बिल तो ये किया था, पर बेचा कितने में है, इतने में बेचा है, यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। अब डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाल लें तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारा होता है वो होता है डिस्काउंट, कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, यानी डिस्काउंट अपॉन किस पर बेचा, हमें मार्क प्राइस पे बेचेगा, डिस्काउंट जितना भी देगा इसी मार्क प्राइस पे देगा, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस परसेंटेज के लिए 100। तो डिस्काउंट निकाल लो, डिस्काउंट आप निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस मार्क मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट जो है हमारा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा 10,490 है, मार्क नहीं, मार्क प्राइस हमारा ये है, मार्क प्राइस को पहले लेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप पहले लोगे मार्क प्राइस को, यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 10,490 में से 941 निकाल देंगे, 10 में से गया 9, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 019, तो आपका डिस्काउंट ये आ गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 10,490 गुणा 100, तो 0 से आपका 0 कट गया, ये सीधा डायरेक्ट कट गया, बचा क्या 10%। तो आपने देखा ये क्या बचा हमारा 10% आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप क्या कर दोगे, ऑप्शन ए आप टिक कर दोगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप रेशो से भी डायरेक्ट इसे कर सकते हो। आप लिखोगे 1,490 9,441, ये आपका एमपी है, ये आपका एसपी है। कितने की कमी आई, आपने देखा 1,449 की, 1,049 की कमी आई कितने पर 10,490 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया, ये डायरेक्ट कट गया, तो आपका 10%। तो आप इसे ऐसे भी उखाड़ कर फेंक सकते हो क्वेश्चन को। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आपका ये है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आपको कंसेप्टुअल वाइज भी बता रहा हूँ और एग्जाम में कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, पढ़िए इसको। इफ इक्वेशन 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 आर, एंड ये दो इक्वेशन दी हैं, यानी एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है, आर पैरेलल्स, देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 6, यानी सबसे पहले तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, के के साथ हम इसकी निकाल सकते हैं, तो यानी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें कही गई है, ये दोनों जो इक्वेशनें हैं ये क्या है, आर पैरेलल, क्या है पैरेलल। तो चलो मैं आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बताता हूँ। इफ द इक्वेशंस आर पैरेलल, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पैरेलल का ही बताऊंगा, कोइंसिडेंट का मैं और इंटरसेक्टिंग लाइन का मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ द इक्वेशंस आर पैरेलल, इक्वेशन आर पैरेलल, देन क्या होगा हमारा, जो हमारा a1 अपॉन a2 होगा वो किसके बराबर होगा, b1 अपॉन b2 के, बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो हमारा a1 अपॉन a2 होगा वो किसके इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 के। सर अब आपको होगे सर ये a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 ये क्या है,
ये हमारा है, ये हमारी है वैल्यूज़। कैसे निकलेंगी वैल्यूज़ ये भी देखिए। हम इन दोनों इक्वेशनों को इस जो आपकी यूनिवर्सल इक्वेशन है इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी इस इक्वेशन के साथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू निकालोगे। चलो पैरेलल लाइन्स में हमें सी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ए और बी की ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें कंपेयर करेंगे ए एक्स को 4x के साथ कंपेयर करो। ए एक्स इज इक्वल टू 4x, यानी x तो x ही है, ए की जगह क्या आया 4, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू आप यहाँ पर आपकी क्या है 4 आएगी। क्या आएगी ए की वैल्यू 4। ऐसे ही y k-2 वाई बी, यानी b की वैल्यू क्या है k-2। तो ऐसे आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल लोगे। चलो अब ए वन के लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए और ए2 के लिए सेकंड इक्वेशन का ए, यानी फर्स्ट इक्वेशन का ए हमारा क्या है 4, सेकंड इक्वेशन का ए हमारा क्या है k-2। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन का बी हमारा क्या है k-2 एंड सेकंड इक्वेशन का b2 हमारा क्या है 9। चलो बस यहाँ से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 4 ज़ा 36 k-2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हट कर इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारा k-2 क्या आ जाएगा, k-2 हमारा 6 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का होगा, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई है k की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था, k स्क्वायर प्लस 6, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 6 हमारा क्या होता है 70। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपको ये पता लग गया होगा कैसे करना है। अब मैं एक आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो तो आप डायरेक्ट कैसे एकदम इसे कर पाओगे। आपने देखा ध्यान से पढ़ते ही, ये क्या है पैरेलल है, यानी जो इनका ए होंगे, इन ए और बी का रेशो होगा वो इक्वल होगा, यानी 4/k-2 हमारा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, k-2/9 के। तो आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे k-2 का स्क्वायर। यहाँ से देखा k की वैल्यू क्या है 8 है, कैसे पता लगा 8-2, यानी क्या होगा 8-2 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 70, जो कि हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक ध्यान रखना है, जब भी लाइंस इक्वेशन पैरेलल हो तो उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कई बार करा दिया है। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a² प्लस 18/a4 निकालना है हमें मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, b² इज इक्वल टू ac। अगर हम डायरेक्टली करें, और जिस बच्चे को b² इज इक्वल टू ac नहीं पता वो भी मैं बता देता हूँ। चलो कैसे आया ये b² इज इक्वल टू ac। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखनी है, a/b किसके इक्वल होता है, b/c के। ये हमारी है प्रोपोर्शनलिटी का सिस्टम ये हमारी होती है प्रोपोर्शनल। तो यहाँ ये a जो है ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये b होता है मीन प्रोपोर्शनल, और ये c होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो ये b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b² किसके इक्वल हो जाएगा ac के, यानी ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो b² के इक्वल आएगा। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और b² के इक्वल लीजिए। तो 8a² गुणा 18/a⁴। ये स्क्वायर से पावर कट गई, 2 आ गया, और 18 और 8 को गुणा करेंगे, 64 6 8 एकम 8 144/a²। अब ये स्क्वायर हटकर रूट आ गया। 144 किसका रूट होता है 12 का, 144 का रूट 12 होता है, और a² का रूट a। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12/a।
तो आप एकदम से टिक कर देंगे 12/A, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला अगर आपको ये ध्यान है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। एक पाइप एक ओवरहेड टंकी को 12 घंटे में भरता है, लेकिन नीचे रिसाव होने के कारण यह 18 घंटे में भरता है। यानी अगर अकेला पाइप काम करे तो वह टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन पाइप में क्या है, लीकेज भी है, यानी पाइप तो चल रहा है पर टंकी में क्या है, साथ में लीकेज, यानी लीकेज भी आ गया। तो अब वो पाइप कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे। कभी भी पाइप और सिस्टर्न से आपका क्वेश्चन आ जाए या टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या टंकी भरी हुई है या टंकी भरने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले तो आपको इनकी क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, यानी वो कितना काम करते हैं। पाइप कितना काम करता है 1 घंटे में, पाइप और लीकेज इकट्ठे मिलकर कितना काम करते हैं 1 घंटे में। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो वो होता है हमारा 36। तो 12 तिये 36 होगा, 18 दूनी 36 होगा। यानी अकेला पाइप 3 यूनिट काम कर सकता है, और पाइप और लीकेज अगर इकट्ठे मिल जाएं तो वो 2 यूनिट काम करते हैं। यानी पाइप तो 3 यूनिट काम करता है, लीकेज क्या करता है, पानी को निकालता है, पाइप पानी को भरता है, यानी ये काम कर रहा है पॉजिटिव, ये तो भर रहा है टंकी को। जबकि लीकेज क्या काम कर रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा होगा, 3 से 2 हुआ है, ये -1 यूनिट का काम कर रहा है। और जो हमारा एलसीएम लेकर आता है ना, ये हमारा होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, या इसे जब हम टाइम एंड वर्क में करते हैं तो हम इसे टोटल वर्क मानते हैं, और पाइप एंड सिस्टर्न में इसे टोटल कैपेसिटी मानते हैं टैंक की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़िए। यदि टंकी भरी हुई है, यानी ये पूरी की पूरी 76 यूनिट भरी हुई है, तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हमें वर्क का पता होना चाहिए। वर्क हमारा क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये हमारा वर्क होता है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, ये एफिशिएंसी वर्क के डिवाइड में चला जाएगा, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कुल कार्य अपॉन दक्षता हमारा समय हो जाएगा। वर्क कितना है, टोटल कैपेसिटी जो खाली करनी है 36 यूनिट, और एक बार में कितना काम कर पाता है लीकेज, 1 यूनिट। तो -1, यानी कितना समय लगेगा उसे, 76 11 में 36 घंटे हमें लगेगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ आपसे पूछ लेता, ये ध्यान से देखिए, अगर यहाँ आपसे पूछ लेता हाउ मच टाइम विल बी द पाइप टेकन टू फिल द टैंक, टाइम पाइप को कितना लगेगा, तो वो क्या होगा, टोटल टैंक जो भरना है 36 लीटर का, 36 यूनिट का, लीटर लूटर तो बताया नहीं कितने लीटर का है, और किसने भरना है, पाइप को भरना है। कितने यूनिट काम करता है पाइप, 3 यूनिट काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 12 घंटे। तो ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, और ऐसे तो बता ही दिया मैंने कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया है, वैसे इतना समय नहीं लगता है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए। ये तो आपको पढ़कर आंसर देना है, पर ऐसे नहीं सीधा देख कर देना है, इसमें कुछ मेथड्स लगेंगे, वो आपको देखने हैं क्या क्या लगेगा। यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपके ये प्रिंटर हैं LMNO, ये आपके प्रिंट करते हैं पेजिस को, मुद्रित पृष्ठों को, यानी कुछ भी यार पेजिस को प्रिंट करते हैं छोटो बना। शुक्रवार को प्रिंटर L इतना करता है, M इतना करता है, N इतना, ऐसे ऐसे अलग अलग डेज पर आपके ये प्रिंट बताए गए हैं, वो इतने इतने करते हैं अलग अलग प्रिंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को वो कितना प्रिंट करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ तो वेडनेसडे है नहीं, तो वेडनेसडे के बारे में क्या कंडीशन दी है। कंडीशन, ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले कंडीशन ध्यान रखनी है।
ये तो बस आपके सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक, कोई भी बच्चा कर सकता है। बस यहाँ पर कंडीशन पढ़ने में गलती करते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। मैं आपको कंडीशन के हिसाब से ही ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए कंडीशन क्या है आपकी, क्या कहा गया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज, क्या होगा, जो वेडनेसडे को जितने भी प्रिंटर पेज करेंगे वो क्या होंगे, 15% मोर देन होंगे जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड होंगे सैटरडे को। सैटरडे को जितने प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर जितने पेजेस प्रिंट करेंगे ना वेडनेसडे को, उससे 15% ज़्यादा प्रिंट होगा, ये कंडीशन है। यानी सैटरडे से 15% ज़्यादा, मान लो सैटरडे अगर 100% है तो उससे 15% ज़्यादा 115% हमारा क्या होगा, वेडनेसडे। ये हमारी कंडीशन है। बस जिस बच्चे को ये पता लग गया उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप इसे उड़ाकर फेंक सकते हो। कैसे, देखिए एक बार और देखिए, एक बार और बताऊंगा, छोटा सा ये यहाँ पे क्या क्या है, वेडनेसडे वाज 15% मोर देन, एक बार कलर चेंज कर कर दिखा देता हूँ। जो वेडनेसडे को प्रिंटिंग होगा ना, प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन। देखिए शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी किसकी, बुधवार को। तो यानी 15%, अगर शनिवार को 100% थी तो बुधवार के लिए क्या होगा, उसमें 115, 15% ऐड होकर 115 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पता लग गया। सबसे पहले तो अब आप सैटरडे का निकालो। अब इसे ऐड कैसे करोगे वो आपको देखना है। ऐड करने के लिए वैसे तो इसमें एक कंसेप्ट लग सकता है, अगर मैं ध्यान से देखूं। हाँ, आप देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए सबके, आपको सब ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट डिजिट को ऐड करके ही आंसर निकाल सकते हो। आप यहाँ पर देखिए इसके सबके यूनिट डिजिट, सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। तो आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कैसे उठाओगे देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ ये तो काट सकता हूँ ना, तो 5 से 20 पे गया, 5 से 23 पे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3, और इसका यूनिट डिजिट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। चलो अब ऐड करके देखो, 0 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या था, 0 0 से 0 कट गया, ये डिजिट यहाँ से 0 तो खत्म हो गया। आगे देखो अब, 6 5 11, 11 और 5 17, 17 और 2 19, यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा, 19 का 9। अब कोई भी 19 का 9 होगा वो 2 से कटेगा, कोई मतलब नहीं है उसे, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आंसर दिया नहीं है। तो आगे इसका मतलब ये 9 जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, हमारा 23 के लास्ट वाले 3 से, यानी 9 ये हमारा क्या होगा, लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 7 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट का यूनिट डिजिट किस में है, इसी में आपका है 7। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाओगे आपको पता लग गया होगा। ये आप पूरा करके दिखाऊं, वैसे तो है ही सिंपल, यूनिट डिजिट से हमें तो आंसर से मतलब है, हमें तो ऑप्शन टिक करना है, हमें वहाँ प्रूफ थोड़ी ना करना है। मैंने देखो आता था हमें क्वेश्चन, ये सारा मल्टीप्लाई भी करनी आती थी, प्लस भी करनी आती थी। तो मेरा काम तो आपके स्कोर को आपके मार्क्स को क्या करना है, एनहांस करना है। तो वो ऐसे ही होंगे आपके, समय जितना कम लोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और उतने अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को उड़ाकर फेंक पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको, ये तो सिंपल ही है हमारा। दो त्रिभुज ई एफ जी एंड एच आई जे सर्वांग सम है, यानी कन्ग्रुएंट है, आर कन्ग्रुएंट। इफ ट्रायंगल ई एफ जी का क्षेत्रफल इतना है तो एच आई जी का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें इतने फंसे ना पूछो ना, क्योंकि पता ही नहीं है कई बच्चों को। आपको याद रखना है, अगर दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिए और एक ट्रायंगल पी क्यू आर मान लीजिए, अगर दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, जितना एरिया क्या होगा ट्रायंगल ए बी सी का होगा उतना ही एरिया किसका होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो दोनों के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ई एफ जी का अगर 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एच आई जी का भी क्या होगा, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें तो ये आपको छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना था, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने यहाँ देख लिया, आपके दिमाग में रहेगा ये मैं पता है मुझे, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका। लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। यदि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है, 2c के,
तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा सही होगा। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग किसे कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग के साथ। अब वैल्यू पुटिंग के साथ देखो कैसे करोगे आप इसे। वैल्यू पुटिंग से भी करा दूंगा और मैं बेसिक से बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ए और बी के ऐसे वो लेने हैं, इसकी जगह ऐसे नंबर लेने हैं जो इनको जोड़कर 2c के बराबर हो जाए। मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ आपका, क्या लूँ इसे, ए को 4 ले लूँ, बी को 2 ले लूँ और इसे क्या ले लूँ, 3। अलग अलग लेने हैं, ठीक है। क्यों, अगर मैंने, वैसे तो आप ये भी सोच सकते हो, अगर मैं इसे एक मान लूँ, बी को भी एक मान लूँ, सी को भी एक मान लूँ, तब भी तो एक और एक दो, दो एक कम दो। पर नहीं, वो ए बी सी अलग अलग है ना, यहाँ कहा तो नहीं ना ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तो नहीं कहा ना, ये तो कहा नहीं ना, तो इसलिए ये नहीं ले सकते, हमें अलग अलग नंबर लेने होंगे। तो हमने लिए 4 2 3 ले लिया, यानी ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। देखो सेटिस्फाई कर रही है ना, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 गुणा 2, 4 दे 6, 3 दूनी 6, 6 इज इक्वल टू 6। हाँ, सेटिस्फाई कर रही है। तो जो ऑप्शन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, ये आपको पुट करके देख लेना है। तो यहाँ पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ac, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 16 कितने होंगे हमारे, 40। बी का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 3, ये तो होगा नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2bc, 2 गुणा सी की वैल्यू 3, क्या होगी, 2 दूनी 4 तिया 12, 16 में से 12 गए 4। आगे देखिए, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा a गुणा सी, यानी 2 गुणा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे जाइए, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 गुणा बी, 2 दूनी 4 तिया 12 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ac, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 और 4 28 और 16 और 12 28। तो आपका ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, आप इसका आंसर दे दोगे। आपका आंसर क्या आया, सी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ में आया होगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ ध्यान आई इसमें, तो आपको ऑप्शन सी आपका आंसर वैल्यू पुटिंग से आ सकता है। अब वैल्यू पुटिंग भी तो आप छोटी ले सकते हो, जरूरी थोड़ी ना इतनी बड़ी लेनी है। देखो कैसे, वो भी देख लेते हैं हम करके। मेरे दिमाग में वैसे आ गया, देखो अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो ठीक है। तो देखिए कैसे, इन्होंने कहा भी ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल है, 2c के। अगर मैं ए को 0 मान लूँ और बी को मैं क्या मान लूँ, 2 मान लूँ और सी को 1 मान लूँ, तब भी तो चल जाएगा, तब भी तो इक्वल आ जाएगा। देखो 0 प्लस 2 2 और 2 एकम 2 तो कर लो, देखो कर चलता है। देखो इस ऑप्शन में ये तो कट गए जी, जिसमें यह खत्म, इसमें यह खत्म, तो 2bc यानी 2bc। चलो ये भी लिख देना। मैं, मेरा काम आपका बहुत आसान कराना है क्वेश्चन को। देखिए कैसे, ए की वैल्यू हमारी 0 आई, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 हमने ये मान रखी है। अब यहाँ क्या है, 2bc, यानी 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे और c से, 2 दूनी 4 आ गया। और यहाँ इधर क्या है, बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। तो आपको आंसर आपने निकाल लिया। तो देखो ना कितना आसान हो गया। तो आपको भी दिमाग लगाना है ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको मेरा काम दोनों तरीके बताना है आपको। अब मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा कैसे करना है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए इसका बेसिक मेथड। बेसिक क्या, बेसिक तो कॉमन सी बात है। आप इस इक्वेशंस को, इनको सोल्व कीजिए। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसी को आंसर को उठा लीजिए, मुझे समय कम लगेगा। बेसिक मेथड में बहुत समय लगेगा, इसमें मैं अकेले अकेले उठाऊंगा, तो इसी में उठाकर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ए स्क्र, चलो मैं लिख देता हूँ, ए स्क्र प्लस 2bc इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस 2ac। अब ये ए स्क्र बी स्क्र को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र और 2 वाले को उधर चले जाओ, 2ac माइनस 2bc। ए स्क्र माइनस बी स्क्र को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी। और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 एंड सी हमारा दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, 2c ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी से कट गया,
बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, जो कि हमारा ये इक्वेशन बन रही है। तो ऑप्शन हमारा सी ऐसे आंसर हो सकता है। तो मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने पहली पुटिंग भी देख लिया और आपने बेसिक भी देख लिया, हंसी पता नहीं क्यों आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी से भी ऐसे उड़ाएंगे हम दोनों तरीकों से। देखो क्या है, दी गई अंक तालिका का अध्ययन कीजिए, हाँ भाई अध्ययन करेंगे, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। C1 C2 C4 आपके 4 वर्षों की टी शर्ट के उत्पादन की दर्शाती है। हाँ अच्छा अच्छा, अलग अलग 4 वर्षों में 2019 में पहली कंपनी ने इतना उत्पादन किया, दूसरी कंपनी ने इतना, तीसरी ने इतना, चौथी ने इतना। तो अलग अलग साल की अलग अलग उत्पादन क्षमता है। इन चारों वर्षों के दौरान किस कंपनी की टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था। अब फंसी देखो बात, किस कंपनी का उत्पादन अधिकतम था। औसत को चाहे ना भी लिखे, क्योंकि औसत सबका नीचे डिवाइड में क्या होगा, देखो अगर मैं एवरेज देखूं, अभी तो बताया मैंने, सम अपॉन क्या होगा, नंबर होगा, यही होगा। अब नंबर सबके कितने हैं, कंपनी के ईयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो नीचे तो डिवाइड सब में 4 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में 4 डिवाइड होगा। सबसे फर्क पाएगा सम, यानी जिसका सम बड़ा उसकी एवरेज ज़्यादा। एवरेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो कांस्टेंट है सब में 4। एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सम के, जिसका सम ज़्यादा उसकी एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग 4 ईयर के सम ऐसे करते जाना है। जिसका सम ज़्यादा होगा वो क्या होगी, उसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी। अब मैंने कांस्टेंट की बात की, अब एक और दिमाग में चीज़ आएगी, आपके तो नहीं आ गई, आपके दिमाग में तो भूसा भर सॉरी, चलो देखिए क्या आएगी। आपने देखा कुछ बच्चे तो लग गए होंगे सम करने में, ऐसे जोड़ रहे होंगे 8 और 2 10 ऐसे करके, 200 200 200 भी जोड़, अरे 200 की तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, देखो क्यों, अरे एक तो ना हंसी पता नहीं क्यों इतनी आ रही, 200 को जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों, 200 तो सब में कांस्टेंट है, 200 200 200, तो 200 पे तो डिपेंड ही नहीं है बात। देखो 200 200 200 सब में तो है 200 200, यही तो है, यही तो 40 सेकंड में करने का ट्रिक है। 200 को तो जोड़ना ही नहीं है, इनको जोड़िए, 40 30 70 और 40 110 108 2 210 और 40 250, इसका जोड़ हो गया। आगे देखिए 6 4 10 15 5 1 4 3 7 10 13 1 14 145 का हो गया। 9 4 13 17 1 4 4 8 8 4 12 3 15 और 1 16 167 इसका हो गया। आगे देखिए 8 2 10 2 12 और 3 15 1 4 4 8 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16 165 इसका हो गया। और इसका देखो 8 और 2 10 1 4 3 7 और 4 11 और 4 15 और 1 16, तो 160 इसका हो गया। सबसे बड़ा किसका आया, 167, यानी आपकी सब किसी टू कंपनी क्या होगी, एवरेज सबसे ज़्यादा होगी। तो समझ में आ गया ना, ऐसे इतना ज़्यादा समय नहीं लगाना था इसमें, मेरा काम आपको पहले बताना था। अभी मैं अपना ही काम बताता रहता हूँ, तो मेरा क्या काम था भी आपके सम को क्या करना है, चुटकी में बना देना, वो मैंने बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया ना। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो आपको आपके स्मार्टली दिमाग लगाना है। वो कैसे लगाओगे, जब किसी ने आपको लगाकर दिखाया होगा भी आप ऐसे भी कर सकते हो, तभी आप लगा पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको। यदि एक्स वाई जेड धनात्मक संख्या है, यानी ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं एक्स वाई एंड जेड, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितनी होगी। अब ये भी कुछ बच्चे ना इसमें बहुत बहुत तरीके से अगर सोचे ना, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। देखो कैसे, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, कोई मिल गया तो तो इसमें देखो इन तीनों को जोड़कर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 1/3 1/3 1/3 मान लो तीनों को, और तीनों को जोड़ना, अब एलसीएम 3, 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, वो क्या आ जाएगा, 1 बराबर किसके होगा, 1 के। तो 1/3 सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है इसकी, सबसे छोटी वैल्यू आप इसे मान सकते हो। आप सोच रहे होंगे छोटी वैल्यू तो हम 0 भी मान सकते हो, 0 0 1, हाँ मान सकते हो। तो 1 = 1 आ गया। तो ये भी क्या होगा, 0 0 नीचे 1, ये तो 0 हो गए, ये तो कट गए, और इसका क्या बनेगा, सिर्फ 1। अब यहाँ पर कहाँ हमें 1 आंसर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए हमें इसे 1 नहीं ले सकते, 0 0 नहीं ले सकते।
तो अब आगे क्या बचा, यही बच सका 1/3 ले लो, तीनों को जोड़ो तो 1 आ जाएगा। तो अब इसमें रख लो इनको तीनों को, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो न्यूनतम मान कितना है, तीनों का न्यूनतम मान कितना है, मान कितना हो सकता है? तो क्या होगा, 3 3 3। हाँ, मैंने उल्टा क्यों ले लिया? तो यानी x की वैल्यू क्या है हमारी 1/3, y की वैल्यू 1/3, z की हमने क्या मानी 1/3। अब 1/x क्या होगा, 1/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 3, y की 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आंसर कैसे निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था ऐसे। मान लीजिए कल यहाँ पर अगर 5 लिखा होता पर वो नंबर भी 5 दिए होते हैं हमारे, ऐसे 1/5, तो आप क्या लेते 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ऐसे करके 5/5 हो जाता। और यहाँ पे अकेला 1 दिया होता तो 1 = 1। तो ऐसे आप इसे कर सकते थे तब भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए, ट्रिग्नो से आ गया आपका क्वेश्चन। सीकेट एक्स माइनस 10x सेक माइनस 10x किसके बराबर है, प्लस 10x सेक माइनस 10x 7/4 के बराबर है। यानी मैं यहाँ लिख कर आपको कराता हूँ इसे, सेक एक्स ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, अल्फा अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है। 10x अपॉन सेक माइनस 10x किसके बराबर होगा, 7/4 के, यही होगा। चलो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 4 सेक प्लस 4 10, 7 सेक माइनस 7 10। अब सेक एक तरफ कर लीजिए, 10 एक तरफ कर लीजिए, ये 7 सेक इधर है, 4 सेक इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 सेक, और ये माइनस का 7 इधर आकर 7 प्लस 4 11 10। अब हमें क्या बनाना है, कोसेक बनाना है। तो 10 को खोल लीजिए हमारा, जिन बच्चों को नहीं पता 10 हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो मैं 11 को 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन, एक सेकंड, साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ। और मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस। कोस से हमारा कोस कट गया, साइन हमारा क्या हो जाएगा 3/11। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। इसका मतलब इसका भी क्या कर देंगे उल्टा, 11/3। तो कोसेक का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11/3। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था, आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना था। ये बच्चों को पता होना चाहिए। टेन हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, और सीकेंट का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। वैसे तो बहुत सारी रिलेशन है, पर अभी तो ये बेसिक से ही कर रहे हैं, तो बेसिक पढ़िए। वैसे ही आपका सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, रमेश के पास 18,000 रुपये है। उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर पर और 6,000 रुपये दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में 1,160 रुपये का साधारण ब्याज रूप में प्राप्त हुआ तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब उसके पास 18,000 थे, एक जगह उसने 7,000 रखे, एक जगह उसने 6,000 रखे, यानी 13,000 रुपये दो बैंकों में रखे, और बच गए जोन सा, कितना बच गया 5,000 बचा, जो वो तीसरे बैंक में रखा। अब वो उसने पूछा है जो शेष पूंजी है, जो 5,000 वाली शेष पूंजी है, उस पर उसे कितना ब्याज दर यानी कितना रेट मिला, ये पूछ रखा है। और टाइम सब में क्या है, सेम, क्योंकि इसने एक वर्ष बाद, यानी टाइम सब में क्या है, सेम है। तो यानी अगर मैं टोटल एसआई की बात करूं यहाँ से, जो हमारा टोटल एसआई होगा वो हमारा क्या होगा, SI1 पहले बैंक का, SI2 और SI3, यही है। अब टोटल SI कितना है 1,160। पहले बैंक का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7,000 है। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए।
कितने 5% पे, तो कितना हो जाएगा? सीधा आप लिख सकते हो 350। ऐसे ही दूसरे वाले के सीधा लिख सकते हो, 2 जीरो काट के 60 को 6 से गुणा करो 360। और तीसरे के लिए 5000 टाइम तो 1 साल ही है, रेट अपॉन 100, ये भी यहाँ से ऐसे कट गया। जोड़ो इसे, ये हमारा हो गया 350 और 360, 710। 1160 प्लस 50 आर, ये 710 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1160 माइनस 710, 50 आर, 60 में से 10 गए 50, 11 में से 7 गए 4, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 9%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो शेष राशि थी उसने 9% के ब्याज दर पर रखी थी। तो यही तो कहा है, उसे कुल साधारण ब्याज वर्ष के अंत में कितना मिला? 1160 रुपये। और उसने रखा कितने बैंकों में है? 3 बैंकों में। क्यों? पहले बैंक में 7000 रखे, दूसरे बैंक में 6000 रुपये रखे, और शेष पूंजी भी तो रखी होगी कहीं ना कहीं पर किसी ब्याज दर पर, जब भी तो पूछी है, तो तीसरे बैंक में से इस रेट दर पर रखे। टाइम क्यों नहीं मैंने यहाँ लिखा? क्योंकि टाइम 1 है, एक ईयर ही तो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना ज़्यादा समय लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, पर अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे 2 बैंकों का पूछ सकता है, कभी भी 3 का पूछ सकता है, कैसे भी पूछ ले आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिंपल ही आ गया हमारा। इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए। अब जिन बच्चों को पता है वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड बना देता हूँ सबसे पहले तो हमारा, अगर शेप में मिल जाए तो, चलो नहीं है तो हम बना देंगे फिर भी। ये को करते हैं क्लोन, आइसन, बस अब यहाँ से इस रेखा को मिलाइए, क्लोन कीजिए, एक सेकंड, ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए, और ऐसे उठाइए, ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड। तो आपने यहाँ देख क्या देखा भी? ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेथ है ये, और ये इसकी है हाइट, यानी अलग लेंथ है, अलग ब्रेथ है और अलग हाइट है। और मैं इसके 2 फॉर्मूला आपके लिखवा देता हूँ। वॉल्यूम क्या होती है इसकी? वैसे तो बच्चे पता ही होगा, बच्चों को बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत छोटी क्लास में आता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारी क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारी क्या होती है? इसकी वॉल्यूम। ये हमारी क्या होती है? इसकी वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की, ये आपको पता है। अब इसकी मैं अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो क्या होगा? 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसका मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया का। अगर आगे क्वेश्चन आया तो मैं इसका प्रूफ आपको बता दूंगा। वैसे आपको ये ध्यान रखना है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच है। तो हमें तो यहाँ वॉल्यूम कहा गया है, वॉल्यूम क्या है? वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी चारों को, तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 चुके 32, 32 छिके कर दो मल्टीप्लाई, 192, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया वैसा सही क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। फॉलोइंग टेबल है, गिवन डाटा है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कंपेयर टू 1999? यानी जो 1999 में सेल थी किसकी? हेलमेट सी की, कितनी थी? 54। यानी 1999 में कितनी थी? 54 थी। 2002 में कितनी हुई? 68। 2002 में कितनी हुई? 68। तो हमें क्या बताना है? इंक्रीमेंट बताना है, कितने का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज के लिए हम सबसे पहले रेशो कर ले लेंगे। रेशो से हम इसे सबसे पहले काट कर छोटा कर लेंगे, 2 से 27 पे, 3 4 पे। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 7 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने पर? 27 पे गुणा 100, तो क्या हो जाएगा? 700 अपॉन 27, 700 अपॉन 27, 27 से आप काटिए 2, 54, 54, 160, 27 से 5 पे चला जाएगा,
135, हाँ, तो 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, इंक्रीमेंट पूछा था 1999 से 2002 तक हेलमेट की सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप इंक्रीमेंट बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछता है आपके स्टैटिक्स से क्वेश्चन। ये डाटा देकर, डाटा गिवन होता है, आपको बस आंसर देना है, तो वहीं से पढ़कर कुछ एवरेज पूछ लेगा, कभी इंक्रीमेंट पूछ लेगा, कभी प्रतिशत पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। चलिए पढ़िए, कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ प्रोडक्शन से, क्योंकि क्या कहा है, सी का प्रोडक्शन जो है वो कुल के, मतलब जैसे नंबर लिखते हैं ना हम, परसेंटेज के लिए 100 गुना करते हैं, नीचे टोटल मार्क्स होते हैं, वही तो कहा है, सी का प्रोडक्शन अपॉन कुल उत्पादन, कुल उत्पादन अपॉन, मतलब ए का उत्पादन प्लस बी का उत्पादन प्लस सी का उत्पादन, तो जोड़िए, जोड़ दिए 100 100 100 300 और 300 50 और 40 90 90 90 180, 300 और 180 480, और सी का उत्पादन कितना है हमारा? सी का उत्पादन 150, सी का उत्पादन क्या है? 150, तो काट लीजिए, 0 से 0 पे कट गया, 3 से 5 पे, 3 से 16 पे, और 4 से 4 पे, 4 से 25 पे, तो 125 अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि हमारा कट जाएगा 40, 4 तिया 120, 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आप एकदम आंसर दे दोगे। ये भी कुछ ज़्यादा करने का नहीं था, आपको प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा, ये नहीं आएगा अकेला, ये तो आ ही जाएगा, ये तो अभी आ गया होगा आपको, कई सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। आपका माइंड धीरे धीरे, वो जो मैल फंसी हुई है ना माइंड में, जो जंग लगी हुई है बढ़िया बड़ी, वो खुलेगी धीरे धीरे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, एरिया ऑफ सेक्टर से आपका क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखिए क्या करना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री? सेक्टर क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो मैं आपका सेक्टर बता देता हूँ। एक सर्कल बनाएंगे पहले तो, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक क्या है? सर्कल, और सेक्टर होता है हमारा ये इतना, जो हमारा ये पिज्ज़ा का पीस होता है ना, जो हम एकदम उठाते हैं, तो ये हमारा है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ये डिपेंड करता है कितना एरिया होगा उसके थीटा पर, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? एरिया होगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। यानी अगर इसमें एरिया निकाल लूँ मैं, तो आपको एक ध्यान से देखना है, इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा हुआ है, बस आपको एकदम अभी ध्यान आ जाएगा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ, अगर मैं सेक्टर निकाल लूँ, मतलब इस टुकड़े का एरिया निकाल लूँ ग्रीन वाले का, तो वो क्या होगा आपका? सबसे पहले तो ये, अगर मैं टोटल सर्कल का एरिया देखूं, ये टोटल सर्कल का एरिया वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे टोटल एंगल का एरिया, इसका पूरे एंगल का एरिया, मतलब ये पूरा पाई आर स्क्वायर हमारे कितने की वैल्यू है? 360 डिग्री की। हमें कितने की निकालनी है? ये रेड वाले की, यानी इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जितने की निकालनी होती है मल्टीप्लाई थीटा। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपके दिमाग में है था, बस आपको पता नहीं था, अब आपके दिमाग से निकल गया है। तो चलिए, अब मैं इसका पेरीमीटर भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हो, यानी पेरीमीटर मैं दिखा देता हूँ, ये इतना टुकड़ा, ये यानी लेंथ ऑफ आर्क, इसे एल बोलते हैं। अगर ये एल निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगा? अब आपको पता है टोटल कितनी होती है पेरीमीटर सर्कल की? 2 पाई आर, मतलब पूरा रोटेट है, पूरा एंगल रोटेट होगा, यानी 360 डिग्री की वैल्यू है। हमें कितने की निकालनी है? हमें इस रेड वाले यानी इस थीटा थीटा की निकालनी है सिर्फ, यानी इस रेड वाले इस थीटा थीटा की निकालनी है। तो जितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, ये आपकी होगी लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेक्टर। तो हमें क्या दे रखा था इसमें? बट इस पेरीमीटर निकालना है हमें, यानी एल की वैल्यू निकालनी है सेक्टर के, पेरीमीटर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, पेरीमीटर यानी ये येलो तो जोड़ेंगे, साथ में ये भी जोड़ेंगे पूरे सेक्टर की। ये रेडियस, ये भी रेडियस है हमारी, और ये भी क्या है? रेडियस,
यानी जो पेरीमीटर होगा, अब ये ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पेरीमीटर होगा वो क्या बनेगा, जो हमारा पेरीमीटर होगा वो क्या बनेगा। अगर तो लेंथ ऑफ आर्क कहा होता तो बार बार की वैल्यू निकालनी होती तो ये निकल जाते थे सीधा। अब पेरीमीटर निकालना है तो यानी रेडियस प्लस रेडियस यानी 2r प्लस साथ में क्या होगा l, बस ये हमारा क्या होगा पेरीमीटर। अब रेडियस हमें पता है 2r यानी 20, 20 में कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा l जुड़ेगा, और l निकाल लो, निकाल लो यहीं से निकाल लो। 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 यानी 314/100 अपॉन 360 गुणा थीटा, थीटा हमारा कितना दिया हुआ है 30, और आर तो रह गया 10 गुणा 30। सोल्व कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 120 पे, 2 से 60 पे डिवाइड कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ही आप एकदम चुट कर दोगे इसको, 60 पंजे 300, 60 पंजे 300 यानी कितना जुड़ेगा 5 जुड़ेगा। किस में जुड़ रहा है 20 में 5, किस में जुड़ रहा है यार, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं, 20 में 5 किस में जुड़ रहा है इसमें, तो आपको 25 पॉइंट कुछ भी आ जाए आंसर, हमें तो किससे मतलब है 5 जुड़ रहा था 20 में, 25 आंसर होगा, आगे चाहे कुछ भी हो आप ऑप्शन डी आपका आंसर दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेक्टर से रिलेटेड आपके यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, यही सिर्फ ये मैंने करा दिए, आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे वाला एरिया ऑफ सेक्टर का अभी परीक्षा ले लेंगे आपकी, अभी साथ साथ टेस्ट ले लेंगे, देखिए पढ़िए इसको। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर, अब यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, अब पेरीमीटर की बात हुई थी, अभी बताया था मैंने पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क नहीं दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपका कैसा बनेगा 2 + r + l यानी 2 रेडियस, ऐसे देखो एक बार और बता देता हूँ, मेरा काम पूरा काम बताता रहूँगा मैं, अपना काम की टेंशन लो। तो ये आपका है सर्कल, और अब मैं इसका बनाऊंगा सेक्टर, ये आपका है सेक्टर, तो यानी ये सेक्टर कैसे बना, रेडियस रेडियस और ये जो आपकी एल है इन जोड़ के बड़ा, ये इसका पेरीमीटर टोटल बन गया यानी 2r + l बन गया। अब ये कितना दे रखा है 64/3, अरे यार 64/3 एंड सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा है। अब 2r तो 2r ले लेंगे, r की तो दे नहीं रखी, एल एल को क्या लिख सकता हूँ 2πr अपॉन, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है तो वो भी ले लो, 22/7 360, अभी तो फॉर्मूला कराया, इंटू आर इंटू थीटा, थीटा कितना है 60, 60 से 6 पे गया, बस अब आगे सोल्व कर दिए 64/3, ये 6×7 = 42, अच्छा ये और भी कट सकता है, 2 से 3 पे कट गया, तो 7×3 = 21 यानी 2r + 22r/21, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 64/3 42r 22r/21, 3×7 = 21, 7 यहाँ डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7×4 = 28, 7×6 = 42 7×4 = 48, 42r और 2 और 2 4, 2 64r आ गया, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 448/64, 8 से 8 पे, 8×5 = 40, 8 8 6 48, 8 7 56, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब रेडियस 7 आ गई तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में मैंने बताया πr² हमारी टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है अपने थीटा मतलब मल्टीप्लाई थीटा। अब लिख लो वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7 × 7 अपॉन 360, हमारा थीटा कितना है 60, 60 से 6, 7 से 7 पे क्या हो जाएगा 11, 3 70/3 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, तो आप क्या दोगे आंसर 70/3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, वैसे ज़्यादा कुछ करने का था नहीं इसमें, आप इसे डायरेक्ट भी उड़ाकर फेंक सकते थे, देखिए कैसे। अब ये तो मेरा काम तो यार मैं कहता रहा हूँ बेसिक से सब कुछ समझाना है, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ही मुझे समझाना है, वैसे तो आंसर ये मुझे दिख ही रहा था जब मैं पढ़ने लग गया था इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे। अब आप कहोगे सर ये आपने चीटिंग किया हमारे साथ, चीटिंग करता है तू, देखिए कैसे
अब यहाँ देखा पाई की वैल्यू क्या कही है, 22/7, 22/7 गुणा ये जितना भी ये बच गया है ये किससे गुना हुआ है, इस 22/7 से ही तो हुआ हुआ है। और 11 का अगर मैं 22 का देखूँ तो 22 क्या है, 11 का मल्टीपल ही है, 11 का मल्टीपल ही है। अब कोई भी चीज़ जितनी भी चीज़ है वो 11 से मल्टीप्लाई होगी, यानी आंसर जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई है। यहाँ भी देखो ये किसका मल्टीपल है, 11 का। तो इसमें देखो 11 का मल्टीप्लाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बच गया क्या, ऑप्शन बी। तो आप आंसर ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर स्केयर अपॉन थीटा, यानी पाई का 22/7 मल्टीप्लाई होगा, यानी पाई 22 का 11 मल्टीपल होगा। तो 11 किस में है, बी में है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पर मेरा काम आपको बताना है। कई बार ऑप्शन दे देता है 11 के मल्टीपल के सारे, तो आप उसमें ये नहीं कर पाओगे, ट्रिक नहीं लगा पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर ये आ गया है 11 का दुश्मन। तो इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। अच्छा, कंडीशन फॉर 11 डिविजिबल का कंडीशन क्या है, अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन किसकी, फॉर, यानी सीधा लिख दो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 फॉर डिविजिबल बाय 11 क्या कंडीशन होगी, जो हमारे सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ओड प्लेस, वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। एक कॉमन सी बात है, या तो 0 हो या 11 हो, तभी वो चीज़ क्या होगी, डिवाइड। अब इवन प्लेस क्या है, ये पहला एक पोजीशन पे है, ये क्या है, 2 पोजीशन पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, यानी इवन का सम 2 4 6, यानी एक को छोड़कर एक का सम हमें लेना है। तो ले लो इसमें, एक को छोड़कर एक, 7 4 11, 11 जमा के, यानी 11 जमा के जमा 5, तो क्या होगा, 16 प्लस के। तो इवन ओड वालों का ले लिया हमने, अब इवन वालों का ले लो, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। हमें क्या बनाना है, 0, यानी 16 में, अब यहाँ देखो ये 16 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 25 माइनस 25 हो जाए। तो 16 में मैं अगर मैं जोड़ूं अपना 9, 16 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 25 क्या होगा, 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है 11 की, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, चलो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ अपना पी क्यू आर, ये बचुआ ये रहा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़ा सा बनाएंगे थोड़ा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर, क्यू और आर का बाइसेक्टर जो मीट करता है, कहाँ पे मीट करता है, पॉइंट ओ पे, ओ पे मीट करता है। इनसाइड द ट्रायंगल इफ एंगल क्यू ओ आर, वो हमारा कितना है, 107 डिग्री। तो देन द मेजर ऑफ पी, यानी हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इसके दोनों मेथड बताऊंगा आपको। पहले तो अब मैं आपका बेसिक बताता हूँ, बेसिक क्या है। अच्छा, बेसिक से ही आपको ना वो क्लियर होगा जो आपका डायरेक्ट मेथड है, दोनों आपको इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए बेसिक मेथड से कैसे होगा। अब इन्होंने क्या कहा है, अभी ये क्या है, समद्विभाजक, यानी ये क्या है, बाइसेक्टर है। यानी अगर ये हमारा x है तो ये भी हमारा क्या होगा, x, देन ये भी अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। यानी अगर मैं दोनों, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लाऊं इसमें, निचले वाले एंगल में ट्रायंगल,
क्यू ओ आर में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या होगा, एक्स, कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में, येलो वाले में, इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा आपकी तो क्या होगी, एक्स प्लस 107 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। 180 के बराबर होगा तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 107 यानी कितनी होगी, 100 में से 100 गए 80, 100 में से 180 में से 100 गए 180, 80 में से 7 गए 73, यानी ये 2x की वैल्यू क्या आ गई, 73, यानी x जमा x, यानी इस 2x की बड़े एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 73, और यहाँ भी इसकी 2x की वैल्यू क्या है, 73। तो अब बड़े में लगा लेंगे, वाइट वाले में, एंगल सम प्रॉपर्टी, 73 जमा एंगल p हमारा क्या हो गया, 180, तीनों एंगलों का जोड़, एंगल p 73 जमा 73 किसके बराबर होगा, 180 के। तो एंगल p की वैल्यू क्या होगी, 73 और 73 कितना होगा, 156, वो इधर जाके माइनस होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 34 डिग्री। ये आ गई हमारी बेसिक से इसकी वैल्यू, तो पता लग गया ये। अब देखो स्मार्ट अप्रोच, देखो हमारी क्या है इसकी, रफ कर देता हूँ इसे मैं। स्मार्ट अप्रोच देखो, अब कुछ बच्चों को तो पता ही होगी इसकी अप्रोच, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है और इसे रखे रहना है ध्यान में, है तो इसमें 3 चीज़ें बनती हैं हमारी, पर मैं आज आपको एक ही कराऊंगा जो कि आपका इन सेंटर है। वो क्या है, अगर कोई भी एंगल का बाइसेक्टर, जैसे ये बाइसेक्टर है, यानी एक एंगल का बाइसेक्टर ऐसे यहाँ मिल रहा हो, ऐसे ही ये एंगल का बाइसेक्टर ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ना, ऐसे इस एंगल का बाइसेक्टर ये, यानी ये तीनों या दो एंगलों का बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, इन सेंटर, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं आकर, ठीक है। क्या मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ आकर बेचारे मीटिंग करते हैं बैठकर, हाँ भी क्या बना रखा है अगर तो एंगल बाइसेक्टर का ये मीटिंग पॉइंट है। तो अभी यहाँ से क्या रिलेशन बनता है वो देखिए, अब यहाँ से आपका रिलेशन क्या बनता है वो देखिए, थोड़ी और शेप बड़ी कर देता हूँ, हाँ। तो अब ये दो एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ पर मिले ऐसे, अब ये रिलेशन पूछ ले, ये इसकी वैल्यू बताओ, इस थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी, ना 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 ना, हाँ ये आपको थीटा गिवन हो, ये आपको थीटा गिवन हो, उल्टा बोला गया था, ये आपका थीटा गिवन हो और ये पूछ ले आपसे, ये बताओ क्या होगी हमें, ये यानी मैं इसे लिख देता हूँ क्यू ओ आर पी, तो ये क्या होगी, एंगल क्यू ओ आर हमारा क्या होगा, ये इन सेंटर है तो ये होगा 90 प्लस थीटा बाय 2, ये क्या होगा हमारा 90 प्लस थीटा बाय 2। अब ये तो है अंदर की तरफ का सेंटर, अब मैं ऐसे ही बाहर का एक सेंटर ही पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे, तो इसका भी एक सेंटर कैसे बनेगा, बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर ऐसे मीट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये हमारा बनेगा एक्स सेंटर। अच्छा इसकी वैल्यू पूछ ले तो वो क्या होगा 90, बस इसमें क्या कर देंगे माइनस थीटा बाय 2। अच्छा ये थीटा आपका कौन सा है, ये थीटा, ये थीटा यही है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ये क्यू ओ आर दिया था, मतलब क्यू ओ आर दिया हुआ था जो कि हमारा क्या होता है 90 प्लस थीटा, यानी पी पूछ रखा था, पी बाय 2। अब क्यू ओ आर की वैल्यू क्या है 107, 90 प्लस पी बाय 2, अब ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 17 आ जाएगा, पी बाय 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 34 डिग्री। तो पता लगा ना अब ये कैसे आया, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको इन सेंटर पता होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, ये डायरेक्ट ही होगा, वो उस तरीके से करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, इससे ठीक आप नहीं करिए इस क्वेश्चन को फिर। तो आपको इन सेंटर ध्यान रखना है, वो क्या होगा, ये इन सेंटर 90 प्लस थीटा बाय 2 होगा अपने पिछले वाले एंगल का। ऐसे ही ऐसे पूछ ले, ये वाला इन सेंटर बताओ, तो वो इस थीटा का 90 प्लस थीटा बाय 2 होगा। ऐसे ये पूछ ले, वो इस वाले का 90 प्लस थीटा बाय 2 होगा। उम्मीद करता हूँ इन सेंटर के बारे में जो आपके 2 टाइप बनते हैं दोनों आपको पता लग गए होंगे, इससे ज़्यादा इन सेंटर के बारे में नहीं पूछता। उसके बाद बचा है आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, उसके मैं क्वेश्चन लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पढ़िए आपका ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्रिग्नो से है साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड 9 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा 5/4 है, तो हमें टेन थीटा बताइए क्या है। सबसे पहले तो हम साइन थीटा और कोस थीटा को एक तो इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया आपका ऐसे कर सकते हो, अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल आप कर पाओगे। और एक आप ये कर सकते हो, आपको पता है पंडित जो बद्री प्रसाद है ना, वो हर हर बोलते रहते हैं बार बार। 10th क्लास में किया था हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मैं p/h लिख सकता हूँ, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ b/h, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ p/b। एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बहुत कम ही बच्चों ने जो पहले पढ़े हुए हैं किसी टीचर से देखा होगा ये कैसे करने का। तो साइन 7 साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ p/h, यानी 7 मल्टीप्लाई p/h प्लस 4 कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई b/h अपॉन 9 साइन थीटा, यानी 9 मल्टीप्लाई p/h प्लस प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई b/h, जो कि हमारा किसके बराबर है 5/4। अब ये नीचे का एलसीएम h है दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा 7p प्लस 4b, और ये क्या होगा 9p माइनस 2b। एच से एच नीचे कट जाएंगे दोनों के ऐसे, ये किसके बराबर होगा 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7p, 7 4 28p प्लस 16p 5p माइनस 10b। तो ये p एक तरफ कर लो, 28p पर इधर माइनस होगा तो क्या होगा 45 में से आपका 28 गए तो 7 और 17, और ये माइनस का 10 इधर का 26b। तो आपको पता है टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p/b, यानी p/b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से p/b का रेशो क्या होगा 26/17। तो डायरेक्ट पुट कीजिए 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5। अब इसे आप देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप इसे यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि सब में देखो सेम ऑप्शन है, दो में यूनिट डिजिट से आप नहीं कर सकते, पर आप इसमें थोड़ा स्मार्टली खेल सकते हो। देखो कैसे, आपको 17 का स्क्वायर देखना है 289 है, 289 है माइनस 5, यानी अगर मैं 289 को 300 भी मानूँ तो 300 को 5 से गुणा करूँ तो 1500 कुछ होगा। और ये अगर ये 26 है, 26 को मैं 30 भी मान लूँ, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, यानी 900 में से अगर 1500 निकाल लूँगा तो यहाँ तो माइनस का आएगा, तो यानी आंसर तो आपका माइनस में आएगा, तो ये प्लस वाले तो आपके कट गए। अब बचा ऊपर वाला, अब ऊपर वाले को यूनिट डिजिट से उड़ा दो, क्योंकि अब ऑप्शन आपके पास दो बचे हैं और दोनों में यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। तो 7 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45 का 5, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 5 11, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 1। तो किस में है ऑप्शन बी में। तो आपको ना बहुत स्मार्टली करना है, बहुत ही स्मार्टली तरीके से आंसर को सोल्व करना है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को। देखो कैसे किया ना, उड़ा दिया कि नहीं तुम्हारे सामने, तो ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को और खुशी खुशी पेपर देकर घर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए, बेईमान दुकानदार आ गए हैं, इनकी अभी पूरी रिस्पेक्ट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बंदा बेईमान है, रिस्पेक्ट तो बनती है। तो देखिए हमारी पता है हम जैसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। बहुत बढ़िया बचवा, नमक का क्रय मूल्य भी 25 किलोग्राम है और बेच भी इतने में रहा है, यानी इस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो सेम ही है, इनका रेशो तो 1:1 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे संतुष्ट ना होकर अब कौन संतुष्ट होगा, 25 की चीज़ 25 में ही बेच रहा है भाई, क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। तो आगे देखिए, वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है। मतलब 1000 की चीज़ तो बेचता है पर खुद कितना 200 ग्राम निकाल कर रख देता है, यानी 800 ग्राम डालता है और 1000 में बेचता है, तो प्रॉफिट निकालिए। तो 0 से 0 कट गया, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पर गुणा 100, 2 से 4 पे, 4 से 25 पे, तो 25% का अगला प्रॉफिट होकर ले रहा है घर की तरफ।
जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था करने का। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखना था, आप कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 800 ग्राम की चीज़ रख रहा है वो, क्योंकि 200 तो निकाल कर रख दे रहा है, सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। और बेच रहा कितना है, किलोग्राम कहकर बेच रहा है, खुद ही तो कह रहा है देखो। वह प्रत्येक किलोग्राम बेचने से 200 ग्राम निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है, यानी 200 ग्राम का लाभ निकालता है 1000 में से, यानी 800 ग्राम की चीज़ रखता है, वो 200 ग्राम ज़्यादा शो होती है, 1000 ग्राम में बेचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हो गई खत्म। तो आज की सीरीज में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आज की सीरीज कह रहा मैं, आज की क्लास में सीरीज तो बहुत चलेगी। 22 क्वेश्चन थे। चलो बताइए कितना स्कोर आया है आपका, स्कोर कमेंट कीजिए। और अगर कमेंट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा ग्रो हो जाए हमारा भी चैनल, कुछ कर पाए हम भी। अगर अच्छे लगे हो मेरी कैलकुलेशन करने के तरीके का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास में समझ में आए हो। अच्छा, जिन बच्चों को क्लास में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, वो कमेंट कर देना, मैं उसका एक शॉट डाल दूंगा आपका अच्छे से बनाकर, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा कुछ मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, बहुत टाइम ख़राब कर लिया मैंने तब से आपका। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी बच्चों।